व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्श उच्यते। इस कारिकांश के द्वारा साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः इस ज्ञान को परामर्श के रूप में प्रतिपादित किया गया तथा इस परामर्श को अनुमिति के रूप में कारण स्वीकार किया गया। यह परामर्श एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान का तात्पर्य होता है कि एक विशेषण से युक्त किसी विशेष्य का किसी अन्य विशेष्य में ज्ञान होना। यथा दंडी पुरुषवान मठः, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसमें पुरुष में दंड विशेषण है। दंड रूपी विशेषण से युक्त पुरुष का मठ में ज्ञान होता है। अतः इस ज्ञान को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, इस प्रकार का परामर्श भी एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है, क्योंकि इसमें भी साध्य व्याप्ति रूपी विशेषण से युक्त हेतु का पक्ष रूपी विशेष में भान होता है। इस ज्ञान को नैयायिकों ने कारण माना है अनुमिति के प्रति। तदनुसार प्रथमतः पक्षधर्मता ज्ञान, तत्पश्चात पूर्वानुभूत व्याप्ति का स्मरण एवं तदनंतर इन दोनों ही ज्ञानों का सम्मिश्रित एक ज्ञान साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, इस प्रकार का विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, जिसे नैयायिकों ने परामर्श अथवा लिंग परामर्श यह संज्ञा दी है, उस ज्ञान को नैयायिक अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं। किंतु मीमांसा मतानुयायी नैयायिकों के इस मत से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि यद्यपि साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, इस प्रकार के ज्ञान से अनुमिति की उत्पत्ति में कोई आपत्ति नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तथापि बहुत से ऐसे प्रसंग देखे जाते हैं, ऐसे स्थल देखे जाते हैं जहाँ पर साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः इस विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान के बिना भी पक्षधर्मता ज्ञान एवं व्याप्ति ज्ञान, इन दो ज्ञानों से ही अनुमिति की उत्पत्ति हो सकती है, होती है। अतः यदि इन दोनों ज्ञानों से अनुमिति की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होती है तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः इस प्रकार के विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान रूपी परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कारण होने के लिए कार्य नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए, आवश्यक है। किंतु ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ पर परामर्श के बिना भी अनुमिति की उत्पत्ति दिखाई देती है। अतः कार्य के नियमेन पूर्वभावी न होने के कारण परामर्श को कारण नहीं माना जा सकता है। नैयायिक इस मत का खंडन करते हैं। यह एक संवाद मीमांसकों और नैयायिकों के मध्य होता है। इसका संक्षेपेण प्रस्तुतिकरण मुक्तावलीकार अपने ग्रंथ में यहाँ करते हैं। ननु वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतीति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतो धूमवान् इति प्रत्यक्षं ततो वह्निव्याप्यो धूम इति स्मरणं तत्र ज्ञानद्वयादेव अनुमितेर्दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम।
किंतु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन कारणत्वस्य आवश्यकत्वात् तत्र विशिष्ट ज्ञान कल्पने गौरवाच्चेति चेत। इतना ग्रंथ मीमांसकों के मत को प्रस्तावित करता है। जैसा पहले कहा गया है कि जहाँ पर व्याप्ति ज्ञान एवं पक्षधर्मता ज्ञान के इन दो ज्ञानों के द्वारा ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है, वहाँ परामर्श की कारणता स्वीकार नहीं की जाती। इस तरह से यदि एक भी स्थल ऐसा दिखाई पड़ता है जहाँ पर परामर्श के बिना भी कार्य की उत्पत्ति, अनुमिति रूपी कार्य की उत्पत्ति प्रमाण सिद्ध है, तो परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण नहीं माना जा सकता है। अपितु अनुमिति के प्रति व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता स्वीकार की जाती है। व्याप्यतावच्छेदक धर्म होता है हेतुतावच्छेदक धर्म। यथा पर्वतो वन्यमान धूमात्, यहाँ पर धूम व्याप्य है, धूम पर व्याप्यता रहती है, तथा धूमत्व व्याप्यता का अवच्छेदक होता है। उसी धूमत्व को प्रकार बना करके उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण होता है। व्याप्यवान धूमः, व्याप्यवान पक्षः, धूमवान पक्षः इत्यादि जो ज्ञान होते हैं, उसमें धूम के अंश में अथवा व्याप्य के अंश में व्याप्यतावच्छेदक धर्म प्रकार विधिया भाषित होता है। व्याप्यता, अतः उस रूप से धूमवान पर्वतः यह पक्षधर्मता ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण माना जा सकता है। व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता तो उभयवादी सिद्ध है। नैयायिकों को भी उस रूप से अनुमिति के प्रति कारण मानना होगा। नैयायिक परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं। परामर्श का आकार होता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, इस प्रकार का। उस ज्ञान में भी व्याप्यतावच्छेद की भूत जो हेतुतावच्छेदक धर्म है, वह भी हेतु के अंश में प्रकार के रूप में भाषित होता है। इस प्रकार व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता दोनों ही मतों को मान्य है। अतः उसी रूप से यदि हम अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती है। परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। नैयायिक अपने पक्ष का समर्थन करते हुए युक्ति देते हैं कि न व्याप्यतावच्छेदका ज्ञानेपि यत्र वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानात् अनुमित्युत्पत्तेः लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेनैव हेतुत्वम्। अर्थात व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर वह्निव्याप्यवान पर्वतः इस प्रकार का ही ज्ञान हुआ है, वह्निव्याप्यत्वेन धूम का ज्ञान नहीं हुआ है। अर्थात धूमत्व के ज्ञान के बिना भी केवल धूम का व्याप्यत्वेन ज्ञान होने मात्र से भी और उस व्याप्य पदार्थ का पक्ष पर ज्ञान होने से अनुमिति की उत्पत्ति देखी जाती है। अतः व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान को कारण मानना उचित नहीं है। किंच धूमवान पर्वत इति ज्ञानात् अनुमित्यापत्तिः व्याप्यतावच्छेदकी भूत धूमत्व प्रकारकस्य पक्षधर्मता ज्ञानस्य सत्वात्। दूसरी बात यह है कि यदि अनुमिति के प्रति व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान को कारण माना जाए, तो जहाँ पर केवल धूमवान पर्वतः ये ज्ञान हुआ है, धूम में वह्नि की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हुआ है,
ऐसी स्थिति में भी अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अनुमिति के प्रति व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान को कारण माना गया है। धूमवान पर्वतः, इस ज्ञान में भी धूम के अंश में धूमत्व प्रकार है और धूमत्व वस्तुतः व्याप्यतावच्छेदक है। अतः व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानत्वेन अनुमिति के प्रति कारणता स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः लाघवात् व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान को कारण मानने की अपेक्षया व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन कारणता स्वीकार करना ही लघुभूत है। परामर्श में अर्थात साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, इस प्रकार के ज्ञान में पक्ष के अंश में हेतु प्रकार होता है और हेतु पर साध्य की व्याप्ति प्रकार होती है। अतः परामर्श साध्य व्याप्ति प्रकार का ज्ञान हुआ और उसे कारण मानना ही लघुभूत है। न च गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम्। चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानादनुमिति स्यात्। यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकं तत्पुरुषीय पक्षधर्मता ज्ञानं तत्पुरुषीयानिमितो हेतुरित्युच्यते, तदा अनन्तकार्यकारणभावः। मन्मते तु समवायेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं समवायसम्बन्धेन अनुमितिं जनयतीति न अनन्तकार्यकारणभावः। अपने पक्ष के समर्थन में मीमांसक युक्ति देते हैं कि व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान को कारण मानने पर धूमवान पर्वतः, इस ज्ञान से भी अनुमिति की उत्पत्ति की आपत्ति प्रदर्शित करना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ पर केवल धूमवान पर्वतः ये ज्ञान हुआ है, वहाँ धूमत्व यद्यपि वस्तुतः व्याप्यतावच्छेदक है, किंतु हमें अपेक्षा है कि उस धर्म का व्याप्यतावच्छेदकत्वेन ज्ञान भी उस काल में होना चाहिए। अर्थात गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान को ही अनुमिति के प्रति कारण हम मानते हैं। जिस समय केवल धूमवान पर्वतः ये ज्ञान हुआ है, वह्निव्याप्यो धूमः, इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ है, उस समय धूमत्व वस्तुतः व्याप्यतावच्छेदक भले ही हो, किंतु उस काल में धूमत्व में वह्नि निरूपित व्याप्यतावच्छेदकता का ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल धूमवान पर्वतः यह ज्ञान गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान नहीं है। अतः इस प्रकार की आपत्ति नहीं दी जा सकती है। इस पर नैयायिक दूसरा दोष देते हैं। यदि व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान को पृथक पृथक कारण माना जाए, तो जहाँ पर चैत्र नामक व्यक्ति को व्याप्ति ज्ञान हुआ है और मैत्र नामक व्यक्ति को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ है, ऐसी स्थिति में भी अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अनुमिति के अव्यवहित पूर्व क्षण में व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान दोनों विद्यमान हैं। किंतु ऐसा होता नहीं है। एक ही व्यक्ति को जब तक दोनों ज्ञान न हो तब तक अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। दो व्यक्तियों को अलग अलग यदि व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान हो रहे हों तो किसी भी व्यक्ति को अनुमिति की उत्पत्ति अनुभव सिद्ध नहीं है। मीमांसक उपर्युक्त आपत्ति का समाधान कार्य कारण भाव में पुरुष विशेष का निवेश करके कर सकते हैं।
तदनुसार तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्षधर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयान्वितौ कारणम, इस प्रकार का कार्य कारण भाव वे स्वीकार करते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ है, उस पक्षधर्मता ज्ञान के प्रकारीभूत धर्म का उसी व्यक्ति को व्याप्यतावच्छेदकत्वेन भी ज्ञान होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को अनुमिति की उत्पत्ति होगी। उपर्युक्त स्थल में मैत्र को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ है, किंतु उस पक्षधर्मता ज्ञान के प्रकारीभूत धूमत्व आदि धर्म में मैत्र को व्याप्यतावच्छेदकत्वेन का ज्ञान नहीं हुआ है, व्याप्यतावच्छेदकत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अपितु चैत्र को व्याप्यतावच्छेदकत्वेन धूमत्व का ज्ञान हुआ है। ऐसी स्थिति में ही न ही चैत्र को न ही मैत्र को अनुमिति की उत्पत्ति की आपत्ति की जा सकती है। किंतु मीमांसकों द्वारा प्रस्तुत इस समाधान में नैयायिक अनंत कार्य कारण भाव की आपत्ति करते हैं, क्योंकि यदि कार्य कारण भाव में पुरुष विशेषों का निवेश किया जाए तो पुरुषों के अनंत होने के कारण पुरुष भेद से कार्य कारण भाव भी अनंत होने लगेंगे, किंतु कार्य कारण भाव की एक रूपता एकता सिद्धांत सम्मत है। परामर्श को कारण मानने वाले नैयायिकों के पक्ष में तो इस प्रकार के अनंत कार्य कारण भाव की आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वे लोग समवाय संबंध से परामर्श को समवाय संबंध से अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं। समवाय संबंध से परामर्श जिस आत्मा में रहेगा, उसी आत्मा में समवाय संबंध से अनुमिति की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि दोनों ज्ञानात्मक होने के कारण दोनों के आश्रय आत्मा होते हैं। अतः अनंत कार्य कारण भाव की प्रसक्ति उनके मत में नहीं होती है। यदि तु व्याप्ति प्रकारकं ज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानञ्च स्वतन्त्रं कारणमित्युच्यते, तदा कार्यकारणभावद्वयं वह्निव्याप्यो धूमः आलोकवांश्च पर्वतः इति ज्ञानादप्यनुमितिः स्यात्। इत्थञ्च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं फलमुखगौरवस्य अदोषत्वात्। नहीं, एक दूसरी बात कहते हैं कि यदि व्याप्ति प्रकार का ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान को स्वतंत्र रूप से अनुमिति के प्रति कारण माना जाए तो दो कार्य कारण भाव स्वीकार करने होंगे। अनुमितिं प्रति व्याप्ति प्रकारकं ज्ञानम कारणम, अनुमितिं प्रति पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम, इस प्रकार के दो कार्य कारण भाव स्वीकार करने पड़ेंगे, जिससे गौरव की प्रसक्ति होगी। दूसरा आक्षेप इस पक्ष में यह होता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को धूमः वह्नि व्याप्यः, इस प्रकार से धूम में वह्नि की व्याप्ति का ज्ञान हुआ, किंतु उस धूम का पर्वतर ज्ञान न होकर के आलोक रूपी हेतु का पक्ष पर ज्ञान हुआ, जिस आलोक में वह्नि की व्याप्ति गृहीत ही नहीं हुई है। अर्थात धूमो वह्नि व्याप्यः आलोकवांश्च पर्वतः, इस प्रकार के दो पृथक पृथक ज्ञान हुए। वे दोनों ही ज्ञान क्रमशः व्याप्ति प्रकारक ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान स्वरूप हैं। अतः उन दोनों ज्ञानों के द्वारा भी अनुमिति की उत्पत्ति प्रसक्त होती है। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही परामर्शात् को कारण मानने पर
इस प्रकार की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके अनुसार जिस हेतु में वह्नि की व्याप्ति गृहीत हुई है उसी हेतु का पक्ष पर ज्ञान होने पर ही पर्वत पर वह्नि की अनुमति होती है। इस प्रकार का कार्य कारण भाव परामर्श को कार्य कारण भाव कारण मानने पर प्रतीत होता है, प्रकट होता है। अतः नैयायिक मत में इस प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बिना परामर्श के अनुमति की उत्पत्ति नहीं होती है। मीमांसकों द्वारा प्रदर्शित कुछ स्थल जहाँ पर केवल पक्षधर्मता ज्ञान एवं व्याप्ति ज्ञान से ही अनुमति की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी वस्तुतः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही परामर्श को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि परामर्श की कारणता प्रकरणांतरों में प्रमाण सिद्ध हो गई है। प्रमाण सिद्ध कारण के न रहने पर यदि कहीं कार्य की उत्पत्ति अनुभूयमान है तो वहाँ पर भी उस कारण की कल्पना की जाती है। यद्यपि यह कारण की कल्पना गौरवावह है, तथापि फलमुख होने के कारण इस गौरव को दोषावह नहीं माना जाता है। गौरव यद्यपि दोष है, तथापि वह दोष नहीं माना जाता यदि उसके द्वारा किसी फल की सिद्धि हो रही हो। इस प्रकार नैयायिक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं और प्रमाणों के आधार पर अनुमिति के प्रति उसकी कारणता भी सिद्ध करते हैं।